हेलो गाइस। तो हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, फोर्थ नंबर का चैप्टर है जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या देखना है, तो एज द नेम सजेस्ट सेलिएंट फीचर्स, तो इस चैप्टर्स के अंदर क्या होंगे जनरली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ सेलिएंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फंडामेंटल जो फीचर्स हैं वो इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेंगे। राइट। और सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसके अंदर बेस क्या है, उसके उसके अंदर जो प्रोविजंस देखने को मिलते हैं है ना, उनका क्रक्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेंगी। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, चलिए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक यूनिक है ना, उसके कंटेंट और स्पिरिट दोनों में। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, वो हमने लिए हैं हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, यानी जो भी जिस तरीके से जो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन थी हमारी अंडर ब्रिटिश रूल, और वहाँ से जो वेरियस रूल्स प्रोविजंस और एक्ट के थ्रू इन लोगों ने गवर्न किया है, तो वो चीज़ें भी हमने कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब की है। राइट। और हम जानते हैं कि मोस्टली जो है ना, लगभग लगभग एवरी कंट्री जो है ना ऑफ द वर्ल्ड की, वहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सम और मोर और लेस प्रोविज़न जो है ना वो बोरो किए, और सिर्फ बोरो ही नहीं किए और डायरेक्ट उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया है, उसको हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया है और फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। डन। और यही जो सेलियन फीचर जो है ना, अब मॉडिफाई किया हमने हमारी नीड्स और एस्पिरेशंस के थ्रू। इंडियन सोसाइटी जो है डाइवर्स सोसाइटी, उसके नीड्स और एक्सपीरेशंस के थ्रू हमने मॉडिफाई किया है। इसी तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन पर से। डन। अब हम जानते हैं सिंस इट्स इनेक्टमेंट, जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एज इट इज़ नहीं रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस चेंजेस देखने को मिलते हैं, और चेंजेस को हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे अमेंडमेंट होंगे, क्या प्रोसीजर्स होगी, किस किस टाइप की मेजोरिटीज़ यूज़ की जाएगी, है ना, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है, जो कि आर्टिकल 368। तो हम क्या बात कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंडरगो गया है, यानी कि उसको चेंजेस किया गया सब्सटेंशियली, और कुछ अमेंडमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किए गए और अमेंड किए गए। ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन जो 1956 के अंदर किया गया था, इसमें क्या किया गया था भाई, गवर्नर जो है ना, एक गवर्नर जो है ना उसको मोर देन टू स्टेट्स के लिए सिमिलर गवर्नर को क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का इंदिरा गांधी के ड्यूरेशन में देखने को मिलता था ड्यूरिंग इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसके अंदर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिए गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। क्या क्या चेंजेस थे वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है। फिर इसी जो अमेंडमेंट है 42nd, इसको ही पूरा वापस से ना रिस्ट्रक्चर किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद, है ना। इमरजेंसी एंड हुई, उसके बाद इलेक्शंस होते, जनरल इलेक्शन, उसमें मोरारजी देसाई की जो जनता दल गवर्नमेंट है वो कोलिशंस की गवर्नमेंट बनती है, और उसके अंदर वापस रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, जो सब्सटेंशियल चेंज हुए थे उसको। साथ ही साथ 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसी को भी देखेंगे हम, जो 1992 के अंदर किए गए थे। फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2011 के अंदर किया गया था। इनमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया था, है ना, अंडर आर्टिकल 19। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोऑपरेशंस के थ्रू वेरियस पीपल जो है ना कम टुगेदर हो गया। ठीक है। दे रेज द फंड, और फंड रेज करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी मेंबर है सोसाइटी के, उनको कोई भी नीड्स होती है फ्यूचर्स के अंदर, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, विड्रॉ करना है, तो वो मनी जो है ना वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं एकदम लीस्ट अमाउंट के अंदर, लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू। और ऐसे क्या होता है, जितनी भी कम्युनिटी और जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सभी का एक इंक्लूसिव ग्रोथ टाइप देखने को मिलती है ना। तो ये भी 97। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 2017 का जीएसटी ना, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, जो कि बहुत ही लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म माना जाता है, जो कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक एग्जांपल माना जाता है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किए गए, कुछ चेंजेस भी किए गए, सब्सटेंशियल चेंजेस किए गए। तो क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
जैसी नेचर ऑफ सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ क्या होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हम देख चुके हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है लार्ज चेंजेस के कारण। अब होता क्या है कि 1973 का एक केस है जिसको हम केशवानंद भारती केस भी कहते हैं, है ना। केरला के एक मठ है, उनके ऑनर थे केशवानंद भारती। 1973 के अंदर वो अपनी पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं और उसका जो जजमेंट आता है, 13 जजेस बेंच थी जिसमें से 7:6 रेशियो के साथ जजमेंट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, हिस्ट्री ऑफ जुडिशियस जजमेंट इन केस ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन लेके आई जाती है ना। और वो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन क्या थी कि भाई संविधान को पार्लियामेंट जो है ना, वो कोई भी पार्ट, कोई भी स्ट्रक्चर उसका अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। डन। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो डिसाइड करेगी जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट, टाइम टू टाइम, केस टू केस वेरी करेगा। यानी अभी तक हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है फेडरल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि जजमेंट बाय जजमेंट दिए गए सुप्रीम कोर्ट के। बट बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसको ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टर्म मेंशन है। ये जुडिशरी इनोवेशंस देखने को मिलता है। डन। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट touching the basic structures of the constitution. And what is the basic structure? It will be decided by the Supreme Court from case to case basis. Done. ओके, ये सब सेलियंट फीचर्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा। अब हम देखते हैं एक्चुअल फीचर्स हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक्चुअल फीचर्स क्या हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला फीचर्स आता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं क्या है, एक लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का माना जाता है, जो कि क्या है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है, साथ ही बहुत ही इलाबोरेटिव है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स भी बोला जाता है इसको। इसके अंदर ईच एंड एवरी प्रोविज़न जो है ना वो डिटेल के अंदर मेंशंस किए गए। डन। अब ये जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब ये कैसे लेंथीएस्ट बनता है, तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जो है ना उनको डिवाइड किया गया है पार्ट्स के अंदर, है ना, और शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण ये लेंथीएस्ट बनता है। जैसे कि हम बात करें ओरिजिनली, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था, तो एक प्रीएम्बल था जो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है। साथ ही साथ 395 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो कि 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थे और 8 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि कैसे अमेंडमेंट्स किए गए और अमेंडमेंट करते करते प्रेजेंटली हमें देखने को मिलता है 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि ओरिजिनली 8 ही थे। और मोर देन और अराउंड 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की जा चुकी है, जो कि 106 रिसेंटली हमने देखा 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन्स इन द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स। डन। तो ये सारे प्रोविज़न जो है ना कुछ हैं जिसके कारण है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो लेंथीएस्ट है। अब ये फैक्टर, अब हम बात करें कि भाई कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। हमने लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी देखी थी, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के मेंबर कौन थे, कितनी मेजर कमेटीज़ थी, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। डन। तो फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल है ये लेंथीएस्ट साइज़ और लार्जेस्ट साइज़ के लिए। सबसे पहला हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर देखने को मिलता है। जियोग्राफिकल फैक्टर का मतलब क्या है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच देखा है हमने, है ना। मोर देन 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा का वास्टनेस देखने को मिलता है ना। और ये वास्टनेस के अंदर ही हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, है ना, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये डाइवर्सिटीज़ की नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं फुलफ़िल करना होगा। तो फुलफ़िल करना होगा तो किसके थ्रू करे जाएंगे, प्रोविजंस के थ्रू। और यही प्रोविज़न मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए बना इतना लेंथीएस्ट। तो एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमने स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मोर और लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है, जिसके प्रोविज़न हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ ही साथ क्या है, सेंटर है और स्टेट है, दोनों का क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सीधी सी बात है कि भाई सेंटर जो है उनके प्रोविज़न भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट है उनके प्रोविज़न भी होंगे, राइट। तो अब दोनों के प्रोविज़न एक साथ हम कंबाइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट है वो लेंथी तो बनने वाला है। तो एक रीज़न ये भी है। साथ ही साथ क्या है,
डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज हो गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर्स यानी कि लॉयर और एडवोकेट्स थे, वो ज़्यादातर थे। और एडवोकेसी के टर्म्स में जानते हैं हम क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली लिखे जाते हैं, तो वो थोड़ी लेंदियस होते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में। एक क्रिटिसिज्म हम आगे देखेंगे, क्रिटिसिज्म एक ये भी है कि वो एडवोकेट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसके अंदर लीगल लैंग्वेज इतनी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज लिखी गई है जो कि कॉमन सिटीजन है उसके अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ऊपर हो जाती है। तो एक रीज़न ये भी है कि भाई लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है क्लॉज बाय क्लॉज, आर्टिकल्स बाय आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल, तो उसके कारण भी ये लेंदियस बन जाता है। डन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं बताता है, साथ ही साथ वो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी बताता है, और यही एक रीज़न है जिसके कारण ये लेंदियस बना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लेंदियस बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। तो पहला फीचर्स क्या है, लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरे फीचर्स की बात करें तो ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, जैसा कि हमने बात की है पहले भी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरो किया है मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविज़न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़ हो गया, बोरो किए हमने, राइट। अब अदर कंट्रीज़ और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, क्या कहा था, इसको बोला गया था रैनसेकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कहीं ना कहीं जो ऑल द अदर वेल नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है उनका क्रक्स है ये, ऐसा भी कहा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब वेरियस जो है ना कंट्रीज़ हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, यहाँ से बोरो किए गए हमने प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम बात करें स्ट्रक्चरल पार्ट है, जनरली स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही लिया है। बाकी बात करें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSPs हो गई, तो हम अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलता है, डन। साथ ही साथ बात करें हम के जैसे कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी होंगे, लेजिस्लेचर भी होंगे और उनके आपस में रिलेशंस भी देखने को मिलेंगे, यानी कि लेजिस्लेचर आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है ना, और एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो लेजिस्लेचर भी होते हैं एज ए MP और एग्जीक्यूटिव भी होते हैं एज ए मिनिस्टर्स। तो ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से बोरो किया है, डन। साथ ही साथ दूसरी कंट्री जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, USSR हो गया, नाउ रसिया, फिर फ्रेंच हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सी कंट्रीज़ है जिसके अंदर से कुछ कुछ प्रोविज़न हमने क्या किए, लिए, बोरो किए और उनको मॉडिफाई किया, डन। और 1935 एक्ट की बात करें तो वहाँ से हमने जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न लिए जैसे कि फेडरल स्कीम हो गया है ना, जुडिशरी हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फिर गवर्नर्स हो गया, उसकी पावर हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया है ना, इमरजेंसी पावर, साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है ना, ये सारी मेन डिटेल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से भी ली गई है, डन। तो दूसरा फीचर क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, डन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये क्या है, इसके अंदर कुछ फीचर जो हैं वो रिजिड भी हैं और कुछ फीचर जो हैं वो फ्लेक्सिबल भी है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है कि कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं संविधान के, उनको अगर आपको चेंज करना है यानी उनको अमेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है और साथ में सिंपल मेजोरिटी भी क्या है, तो ये मेजोरिटी जो है ना, सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर। अगर ब्रीफ में मैं आपको बताऊँ तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो लोकसभा है सपोज, तो लोकसभा के अंदर जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं, प्रेजेंट मेंबर की बात हो रही है याद रखना, ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है अभी करेंटली 543। अब प्रेजेंट सपोज 400 है, ठीक है, 400 लोग प्रेजेंट है, बाकी लोग एबसेंट है, कोई रैली में गया हुआ है, कोई प्रचार करने गया हुआ, कोई छुट्टी पे है, MPs है ना। तो 400 प्रेजेंट है तो मोर देन 50%, तो मोर देन 50% ऑफ 400 कितना हो गया, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, तो मोर देन 50% ऑफ 400 कितना हो गया, 200 से ज़्यादा, यानी कि 201, एटलीस्ट 201 जो MP जो है फेवर में वोट कर देंगे तो वो चीज़ें पास हो जाएगी। तो ये सिंपल मेजोरिटी। वैसे स्पेशल मेजोरिटी भी है, स्पेशल मेजोरिटी के भी अलग अलग 4 फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं। तो रिजिड क्यों बोला जाता है, तो कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो कि अमेंड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, बट कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिनको सिंपल मेजोरिटी से भी क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है ना। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दोनों चीज़ें है ना, कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिनको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, जैसे
अगर स्टेट है उनके नेम और बाउंड्रीज जो है ना उसको चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। डन। साथ ही साथ क्या है कि सपोज सिटीजनशिप है ना, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो 2019 का था है ना, तो वो सिंपल मेजोरिटीज़ के थ्रू पास हो जाएगा। यानी आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, बाहर से कोई इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरीज करना है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाएगा। बट वो जो अमेंडमेंट होगा वो अंडर आर्टिकल 368 भी नहीं आएगा, 368 के अंडर नहीं आएगा, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा अंडर आर्टिकल 368। डन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज किया जा सकता है, जिसको हम फ्लेक्सिबल कैरेक्टर बोलते हैं, और स्पेशल मेजोरिटी से भी चेंज किया जा सकता है, जिसको हम रिजिड कैरेक्टर भी बोलते हैं। डन। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे स्पेशल मेजोरिटीज़ के अंदर जैसे कोई फेडरल फीचर्स हम चेंज कर रहे हैं है ना, जैसे 7 शेड्यूल्स हैं उसके अंदर जो लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट को चेंज करना है ना, तो चाहिए हाई कोर्ट की पावर, तो चाहिए स्पेशल मेजोरिटी है ना। बट ऑन द अदर हैंड कोई भी ऐसा सिंपल सा चेंजेस करना है तो उसके लिए क्या है, हमको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाएगा। डन। तो ये था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है। साथ ही साथ देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें इन द राइट सेंस तो ये क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है जनरली, और ये स्ट्रिक्ट फेडरेशन हमें यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट सेंटर पे भी होगी एक स्टेट पे भी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी क्लियर कट, हमारे 7 शेड्यूल के अंदर है ना। साथ में क्या होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी जो इंटरप्रिटेट कर सकेगी, अगर सेंटर एनक्रोच करा है स्टेट की पावर में तो जुडिशरी इंटरप्रिटेट करेगी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक पार्ट है जो कि फेडरलिज्म को क्या इंडिकेट करता है ना। साथ ही साथ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भाई रूल्स लॉ रेगुलेशंस हो गया, पावर जो है ना वो प्रॉपर रिटर्न है, तो क्या इंक्रोचमेंट नहीं होगा, सेंटर स्टेट में नहीं कर पाएगा, स्टेट सेंटर में नहीं कर पाएगा। तो ये क्या फेडरल सिस्टम है। अब यूनिटरी फेडरल सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है फेडरल सिस्टम है। बट यूनिटरी बायस कैसे देखने को मिलता है, तो यूनिटरी बायस ऐसे देखने को मिलता है कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है, सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या यूनिटरी बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंसी की बात करें हम, 3 टाइप की इमरजेंसी देखने को मिलती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना, इसमें क्या होती है, सारी पावर जो है ना वो यूनियन यानी कि सेंटर के हाथ में आ जाती है, स्टेट से पावर छीन ली जाती है। क्यों, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है ना वो बहुत ही क्या होती है, एडवर्स सिचुएशन होती है ना, जो कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होती है, जनरली पावर जो है ना सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो फेडरल से हम क्या बन जाते हैं, यूनिटरी बन जाते हैं। और साथ में कॉन्करेंट लिस्ट जो है और साथ में रेजिड्यू पावर है वो भी सेंटर के हाथ में है हमारे यहाँ पे, अनलाइक यूएसए जहाँ पे रेजिड्यू पावर वो स्टेट के हाथ में है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सिंथेसिस है बिटवीन फेडरल एंड द यूनिटरी। इसीलिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो गया, जिन्होंने इसको क्वाज़ी फेडरल भी कहा है, जैसे कि केसी वेयर हो गया है ना, केसी वेयर हो गया, उन्होंने क्या कहा है इसको, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ी फेडरल कहा है, ना ही यूनिटरी है ना ही फेडरल है, दोनों का सिंथेसिस है, तो उसको क्वाज़ी फेडरल भी कहा है। साथ ही साथ हो गया इसको बार्गेनिंग हो गया, फेडरलिज्म भी कहा गया है, क्योंकि स्टेट जो है ना बार्गेन हो गया विद द यूनियन हो गया, ठीक है, टू टेक देयर पावर हो गया, ठीक है, टू टेक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या करना पड़ता है, स्टेट को बार्गेन करना पड़ता है यूनियन के साथ। तो मॉरिस जॉन्स है, उन्होंने इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहा है। साथ ही साथ होगा ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, सेंटर स्टेट कोऑपरेट विद ईच अदर हो गया, ठीक है, फॉर द लार्जर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस देखने को मिलता है, यानी मोर पावर आप देखेंगे मोर और लेस तो सेंटर के पास ही है। डन। और फिफ्थ फीचर की बात करें हम तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया था, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने देखने को मिलता है ना, जिसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वेस्ट मिनिस्टर
प्लेस देखने को मिलता है ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट सिचुएटेड है ब्रिटेन की, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम जान चुके कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है। मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है ना रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली द एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज़ द लोकसभा, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिक फीचर। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, कुछ देखें हम बेसिक फीचर। तो प्रेजेंस ऑफ अ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव हम देख चुके हैं, नॉमिनल कौन है, प्रेसिडेंट, रियल कौन है, प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल, अभी देखा रिसेंटली जो 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ, मेजोरिटी पार्टी तो नहीं आई, बट बीजेपी जो है उनके कोलिशंस की एनडीए की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी और उसका कोलिशन अलायंस जो कि एनडीए अलायंस है, उसने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो मेजोरिटी तो एटलीस्ट आई, तो मेजोरिटी पार्टी रूल भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखने को मिलती है। साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर दैट इज़ लोकसभा, हम बात कर चुके हैं। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर होते ही हैं, है ना, लोकसभा में बैठते ही, तो लोकसभा में जो वो बैठते हैं एज एम पीज बैठते हैं, है ना, और बाहर वो क्या होते हैं लोकसभा से बाहर एज एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह काम करते हैं। साथ ही साथ लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हो गया, वो तो है ही। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी देखने को मिलता है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। डन। अब दूसरे फीचर्स की बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बात करता है, वो बात करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी के दोनों के बीच का एक बोल सकते पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तो वहाँ की जुडिशरी है वो उसको स्ट्रक डाउन नहीं करेगी, यानी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरन है, अल्टीमेट पावर किसके पास है लेजिस्लेट करने की, वो है पार्लियामेंट के पास, और उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी नहीं किया जा सकता। बट ऑन द अदर हैंड हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, यानी कोई भी लॉ है वो जो लेजिस्लेचर यानी कि यूएस कांग्रेस ने बनाया तो वो जुडिशरी के पास जाएगा, तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है, और जुडिशरी के पास अल्टीमेट पावर देखने को मिलती है स्ट्रक डाउन करने की लॉ को। तो हम बोल सकते हैं अमेरिका के अंदर जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, पर ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। बट इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर दोनों का सिंथेसिस देखने को मिलता है। कैसे सिंथेसिस देखने को मिला है कि हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर सिंथेसिस की बात की कि भाई सिंथेसिस मेंटेन करेंगे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। वो कैसा होगा कि भाई जो पार्लियामेंट है वो संविधान को चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है एनी पार्ट, है ना, बट साथ ही साथ अगर वो कुछ ऐसी चीज़ों को शेयर करने की यानी कि इनिशियली क्या है, कुछ ऐसी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेगी जो कि एक बेस है संविधान का, पूरा संविधान ही आपने चेंज कर दिया, तो वहाँ भी जुडिशरी पिक्चर में आएगी और वो लॉ को स्ट्रक डाउन करेगी, वो अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम सिंथेसिस बना के रखते हैं, है ना, किसके, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में। जुडिशरी भी सुप्रीम है और पार्लियामेंट भी सोवरन है। पार्लियामेंट सोवरन है मतलब वो अपने डिसीजन ले सकती है, वो लॉज बना सकती है, बट वो लॉज जो होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, और वो कौन चेक करेगा, जुडिशियल देखेगा। यानी हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, एक सिंथेसिस बना रहे हैं। डन। तो ये भी क्या है, एक फीचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखें हम इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ही। डन। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड भी है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलती है कोर्ट की, है ना, अनलाइक यूएसए जहाँ पे एक फेडरल कोर्ट है यानी कि सेंट्रल कोर्ट इनका फेडरल कोर्ट है, और दूसरा स्टेट का अपना कोर्ट है, इसको स्टेट का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। पर इंडिया के सेंस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इसका मतलब हाईएस्ट सेंट्रल लेवल पे हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, फिर उससे नीचे स्टेट लेवल पे हमें हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट के नीचे हम देखेंगे तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया सिविल मैटर के लिए, सेशन कोर्ट हो गया और क्रिमिनल मैटर के लिए, और ये सारे इंटीग्रेटेड है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होगा वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। पूरी हायरार्की है, और हायरार्की सिस्टम के अंदर हमको देखने को मिलता है हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। कोई भी हमको अपील करनी होगी, कोई भी केस चलाना होगा एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से हम अपील करके हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन है पूरा।
तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि क्या करते हैं, जुडिशरी जो है ना उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोला गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन जो है ना उसके प्रोटेक्टर है, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। साथ ही साथ इनके जो जजेस होते हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी देखने को मिलता है, फिक्स सर्विस कंडीशन होती है उनकी, है ना। ऑल द एक्सपेंसेस जो है ना वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, राइट। राइट, तो हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं जो कि फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये मोस्ट एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आगे एंटायर चैप्टर भी देखने को मिलेगा आपको फंडामेंटल राइट। तो ये भी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि हम बात करें तो पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलते हैं ये फंडामेंटल राइट। इनिशियली जो थे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कितने देखने को मिलते थे हमको, इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट देखने को मिलते थे, पर अभी हम बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं टू ऑल द सिटीजन। जैसे कि आप देखेंगे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर देखने को मिलती है। फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 के अंदर देखने को मिलती है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर देखने को मिलती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 32 राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया, जो अदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स माना जाता है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बोथ आपके प्रीलिम्स, मेंस, और साथ ही साथ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं देश में, क्या क्या राइट्स हैं आपके, और साथ ही साथ आपके पास ऑब्लिगेशंस क्या है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आती है। डन। अब ये जो फंडामेंटल राइट जो है ना ये क्या है, एक टाइप की पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सेंस राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो इसके थ्रू क्या है, आपको एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं ये राइट्स। और साथ ही साथ क्या ये लिमिटेशंस है ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव भी होगी और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन हो गया, प्रिस्क्राइब करते हैं इनके ऊपर कि ये लोग ये फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन्स के उसको वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसे कि हमने पहले देखा इंटीग्रेटेड जुडिशरी में क्या था, आपको अपील्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में जाना होता है, लास्ट सुप्रीम कोर्ट होती है। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ना, अब बात करें ये फंडामेंटल राइट्स, ये एब्सोल्यूट नहीं है ना, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलता है, जो क्या है हम देखेंगे आगे। और ये सेक्रोसेंट भी नहीं है, कैन बी कर्टेल हो गया, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अमेंडमेंट्स हो गया। बट अगेन बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा और वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट। डन। तो ये फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो डीपीएसपी, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, ये क्या है, तो डीपीएसपी जो है ना ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को। स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट ही नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब एक पॉलिटिकल यूनियन है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों जो हैं जब पॉलिसीज़ बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, तो ये प्रिंसिपल्स को क्या करना है, उन्हें यूज़ करना है ना, इनका यूज़ करके लॉ के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्टिव्स होते हैं प्रिंसिपल, जो कि पार्ट 4 में आपको जनरली देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 36 से 51 के अंदर देखने को मिलेंगे। डन। ये जो है इनको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, है ना। ये क्या बताते हैं, सोशल एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है। बट प्रॉब्लम क्या है इनमें कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो हम देखेंगे। कुछ रिसोर्स की लिमिटेशन थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए, है ना, टाइम इतना नहीं था, लिटरेसी और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतने जागरूक नहीं थे। तो ये सारे रीजंस हुआ करते थे, इसीलिए हमने इसको नॉन जस्टिशिएबल पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने डाला, ठीक है। और ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस हो गया ऑफ द कंट्री, यानी इन चीज़ों को लेना ही है स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। अगर वो नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है, आफ्टर 5 years इलेक्शंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, वो गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी जाएगी।
है ना। और मिनर्वा मिल केस था 1980s का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है ना, ये दोनों के बीच में एक बैलेंस ज़रूरी है ना। दोनों बेडरॉक है ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, एक इन्फीरियर है एक सुपीरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डन। तो ये भी एक फीचर्स है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि ओरिजिनली पार्ट नहीं थी, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जो है करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उन्होंने रिकमेंड किया था इसको। और 11th वन जो है लेटेस्ट, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 के अंदर इम्प्लीमेंट की गई। ये ड्यूटीज़ क्या है, ये आपके मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, पर साथ ही साथ क्या करना है, आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी है जो आपको परफॉर्म करनी है। इसको डिटेल में देखेंगे हम कब, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ चैप्टर की बात करेंगे। ये पार्ट 4A के अंदर देखने को मिलती है, आर्टिकल 51A और पार्ट 4A के अंदर देखने को मिलती है। ये भी सेम नॉन जस्टिसेबल इन द नेचर है। आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, है ना। अब ये ड्यूटीज़ कैसी हो गई, जैसे duty to respect the constitution, national flag, national anthem, protect the sovereignty, unity and integrity of the country, to promote the spirit of the common brotherhood among all its people, preserve the rich heritage of our composite culture and so on। ऐसी है टोटल 11 ड्यूटीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट फीचर्स की बात करते तो आता है सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है हिंदी में धर्मनिरपेक्षता। और अगर हम हमारे इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेक्युलर का मतलब है स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। अनलाइक पाकिस्तान, उसका इस्लाम जो है उनका क्या है ऑफिशियल रिलीजन, पर इंडिया का क्या है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, है ना। बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम इक्वली प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे रिलीजियस को, हर एक रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन्स को फेवर नहीं करेंगे हम, है ना। अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे क्या है स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो और स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, इसको नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या है कि स्टेट जो है ना और रिलीजन कम्प्लीटली सेपरेट होंगे एक दूसरे से। स्टेट जो है ना वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा और रिलीजन जो होगा ना वो पर्सनल अफेयर होगा, जो कि 4 वॉल्स ऑफ द होम के अंदर आपको परफॉर्म करना है। स्टेट को कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, जहाँ पे स्टेट जो है ना वो इक्वली प्रमोट करता है एवरी रिलीजन्स को, सपोर्ट करता है ना, उसकी ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ क्या होता है स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। डन। तो ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट। और इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे हम बात करें कि भाई सेक्युलर वर्ड जो है प्रीएम्बल में वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड किया गया था। आर्टिकल 25 फ्रीडम टू प्रीच प्रोफेस एंड प्रैक्टिस द रिलीजन्स ऑफ योर चॉइस। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 50 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ भी है, पर रिलीजियस भी एक पर्सपेक्टिव है। आर्टिकल 16 की बात करें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन्स के बेस पे। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 राइट टू माइनॉरिटीज़। तो ये सारे प्रोविज़न जो हैं जो कि एक सेक्युलर कैरेक्टर बताते हैं, है ना, किसका, इंडियन स्टेट का। तो ये भी एक फीचर देखने को मिला। साथ ही साथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो इसका मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होंगे, साथ ही साथ अब तो लोकल गवर्नमेंट भी है आफ्टर 1993 के अंदर जो 72 एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू, है ना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत, है ना। तो इनके इलेक्शंस के अंदर क्या हो गया, एवरीवन हो गया हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू वोट इन देयर इलेक्शंस। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये चीज़ें, तो इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं। इनिशियली 18 ईयर्स नहीं थी, इनिशियली 21 ईयर्स थी, पर 61st कॉन्स्टिट्यूशन यानी 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अंदर कहा किया गया और उसके थ्रू ये जो एज है वोटिंग एज वो 21 से 18 कर दी गई। डन। तो हमारे यहाँ देखने को मिलती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो क्या करती है, मेक करती है डेमोक्रेसी को ब्रॉडर बेस, एनहांस करती है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, है ना, अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इनेबल द माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट थ्रू देयर पावर ऑफ वोट,
तो ये क्या है, एक टाइप की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि क्या है, एक सेलियंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही साथ सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, अनलाइक यूएसए जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी स्टेट की भी अपनी सिटीजनशिप है और एक पूरा यूनियन जो है उनका फेडरल है, सेंटर है, उसकी भी अपनी सिटीजनशिप। बट इन केस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, हर एक पर्टिकुलर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप भी होगी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अगर आप सिटीजन हो तो आपको वेरियस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि सिटीजन होने का मतलब ही क्या है, सिटीजन होने का मतलब है आपका रिलेशन होगा स्टेट के साथ और आपको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा और वेरियस वेलफेयर मीन्स जो कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल वे में आपको सपोर्ट किया जाएगा, है ना। ये बेनिफिट होते हैं सिटीजन्स के। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, ये भी एक फीचर है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर क्या होता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के अंदर एक बॉडी जुडिशरी भी है ही हमारी। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के अंदर क्या है, तो वेरियस बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के। साथ ही साथ केग है जो कि ऑडिट करता है ना, ऑडिट करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स को। साथ ही साथ यूपीएससी है जो कि मेरिट सिस्टम और एक बेस्ट टैलेंट्स को रिक्रूट करना है ना देश के एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए यूपीएससी के थ्रू, जिसकी आप प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी है। तो ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या करते हैं, देश की गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशंस को एक फ्रूटफुल और एक इफेक्टिव वे में रन करती है। साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी है जो हम आगे देखेंगे डेप्थ में अंदर। 3 इमरजेंसीज देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 365 और 56 के अंदर। साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 368 के अंदर, 360 के अंदर देखने को मिलती है। और ये इमरजेंसी में क्या होता है, हमारा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन जाता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेंटर के हाथ में सारी पावर चली जाती है। डन। फिर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियली क्या थी, स्टेट और सेंटर, 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि 2 टायर गवर्नमेंट देखने को मिली। बट आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर क्या किया, लोकल गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट भी लेके आए हम। विलेज के अंदर पंचायती राज और सिटीज़ जो है उसके अंदर लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और ऐसे 3 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये भी हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर डिटेल के अंदर। अभी तो ब्रीफ देखने का होता है, अभी ब्रीफ देखना होगा ये चैप्टर के अंदर। हर एक जो फीचर्स है ना उसके अपने अपने इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर ग्रेट डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की जाएगी। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया जो कि इनिशियली पार्ट नहीं थी एज अ फंडामेंटल राइट। इनिशियली क्या थी, डीपीएसपी का पार्ट थी। डन। इनिशियली डीपीएसपी का पार्ट थी अंडर आर्टिकल 43B। फिर इसको क्या किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2011 के अंदर, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया अंडर आर्टिकल 19, है ना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आपको समझना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। कुछ लोग होते हैं, सेम उनकी मेंटालिटीज़ होती है, साथ में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हैं कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए। और साथ ही साथ उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, लोन लेनी या कुछ भी, तो वो लोन भी प्रोवाइड की जाती है वो बॉडीज़ के द्वारा, है। प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में इनकी चीज़ें चलती हैं ना, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि अमूल मिल्क, है ना, जो कि कोऑपरेटिव का एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का एक बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या एक फीचर्स है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, है। तो ये सारे फीचर्स थे कुछ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसके अंदर देखने को मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे फीचर, है। अब होता क्या है कि ये सारे फीचर्स तो हैं, तो साथ ही साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। अब ये सारे क्रिटिसिज्म आप देखेंगे ना तो मोर और लेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से कुछ क्रिटिसिज्म लास्ट चैप्टर के अंदर। क्या है, सबसे पहले आप बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, वेरियस कंट्रीज से लिया हुआ है ना, और हम देख चुके हैं पहले से ही कहाँ कहाँ से बोरो किया गया ये सब कॉन्स्टिट्यूशन, और सिर्फ बोरो ही नहीं किया गया। और ये क्रिटिसिज्म जो है ना ये बहुत ही अनफेयर और इलॉजिकल क्रिटिसिज्म है। क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर नेसेसरी मॉडिफिकेशन भी किए हैं और हमारे सोसाइटी थी इंडियन डाइवर्स सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हमने वो फीचर्स को ऐड भी किया है साथ में, है ना। तो ये सब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी एक क्रिटिसिज्म है। साथ में यहाँ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, हमने देखा जो बेस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसीलिए ये क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है कि कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा नहीं है। साथ ही साथ अन इंडियन और एंटी इंडियन भी कहा जाता है इसको। अन इंडियन और एंटी इंडियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि जनरली हमने प्रोविज़न देखे कहाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने देखे सारे एक्ट
वो कौन लेके आया था? तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से मेजोरिटी लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और वो किसका एक्ट था? भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। 60 कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया तो वो भी किसके थे? कहीं ना कहीं फॉरेन के थे। तो उसी बेस पे ये क्या करते हैं, ये ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कुछ ऐसे क्रिटिक्स के द्वारा कि ये जो है अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी वॉज मोर और लेस फोकसिंग ऑन द विलेज पंचायत एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज पंचायत। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक सेंट्रल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की बात करता है। हाईली डिसेंट्रलाइज तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, सेंटर एंड डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइजेशन का कॉम्बो बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंटर और स्टेट की बात करता है, जो कि विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है ना उससे वेरी करते हैं। हालांकि 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इन चीज़ों को ऐड किया गया, बट इनिशियली नहीं था। तो इनिशियली ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ एलिफेंटिक साइज़ भी बोला जाता है इसको। क्यों एलिफेंटिक साइज? क्योंकि पता है, हमने देखा कितना ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन है ना। 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, मोर देन 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अभी रिसेंटली 106 भी किया गया। तो ये इसकी साइज़ के कारण इसको एलिफेंटिक साइज़ भी कहा जाता है। साथ ही साथ पैराडाइज ऑफ अ लॉयर भी कहा जाता है इसको। पैराडाइज ऑफ लॉयर क्यों बोला जाता है? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आप प्रोविज़न देखेंगे ना, ये टू लीगलिस्टिक है और वेरी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, जो कि एक कॉमन मैन है, नॉन लॉयर बैकग्राउंड से, नॉन लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। तो इसीलिए इसको क्या एक पैराडाइज ऑफ लॉयर भी बोला गया। डन। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। अब इसी के साथ आप देखेंगे तो कुछ इंडेक्स दिए गए, यहाँ पे टेबल्स दिए गए, जिसके अंदर बताया गया है कि आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर देखने को मिलते हैं और कौन कौन से आर्टिकल जो हैं ये सब्जेक्ट मैटर को देते हैं। जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप हो गया, 5 to 11 आर्टिकल में देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट 12 to 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट। DPSP 36 to 51 हो गया पार्ट 4 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A के अंदर। फिर द यूनियन गवर्नमेंट हो गया 52 to 151। फिर द स्टेट गवर्नमेंट 152 to। इस तरीके से पूरा टेबल दिया गया है, आप एक बार इसको रेफ़र करिएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल बेस है। इसको इसमें डिस्कस करने जैसा, अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं, आपको एक बार पढ़ना है। बट ये सारे जो चैप्टर्स हैं स्टेप बाय स्टेप हमको इन डिटेल पढ़ने हैं और आगे हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और साथ ही साथ इसके अंदर टेबल के अंदर और भी चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपको शेड्यूल दिए गए, कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें, वो भी हम आगे जाके फ्यूचर में देखने वाले हैं अच्छे से। डन। कौन सा आर्टिकल कौन से प्रोविजंस के साथ डील करता है, और साथ ही साथ हमें दिए गए कि सोर्स क्या है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं उनसे हमने क्या क्या फ़ीचर्स बोरो किए, वो भी हमें टेबल्स के अंदर दिया गया है। तो एक बार आप खाली इसको रिफ़र करिएगा, बाकी इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा, और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे ग्रेट डिटेल के अंदर। ये तो ब्रीफ ओवरव्यू है, बाकी ग्रेट डिटेल में हमें चीज़ों को देखना है, राइट। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। अब सेकंड चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग चैप्टर को, जो कि होगा द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है आपके, खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। बस, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को और इस लेक्चर को भी यहीं एंड करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ स्पेसिफाई करें, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। डन। इसी के साथ हम एंड करेंगे इस लेक्चर का। जय हिंद।